हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की एक और थ्योरी को देखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी? तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए देखते हैं क्या है ये थ्योरी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ में हमने क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है और मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज़ में हमने कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी को पिछले क्लास में किया था। आज हम करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ये मॉडर्न थ्योरी की सेकंड थ्योरी है, आपको पता ही होगा। तो ये थ्योरी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसे कि मिड 1960s में किन्होंने इसे डेवलप किया था? रेमंड वर्नर ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को डेवलप किया था। रेमंड बर्नॉन कौन थे? रेमंड बर्नॉन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे। रेमंड बर्नॉन के अकॉर्डिंग हर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है। हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स इनकी होती है। सेम उसी तरह से प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। ये लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? इंट्रोडक्शन फेज से स्टार्ट होती है और डिक्लाइन के साथ एंड अप होती है। बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का उनका कहना था कि प्रोडक्ट के इंटरनेशनल मार्केट से इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइन होने तक का जो सफ़र है उस सफ़र को ही क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? PLC भी कहा जाता है। तो ये मॉडल क्या था? ये मॉडल डायनेमिक कंपैरेटिव एडवांटेज को शो करता है। ये मॉडल कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलराइज हुई थी? ये थ्योरी US और उसके आसपास के डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा लार्जली ये पॉपुलराइज हुई थी। तो इस थ्योरी में वर्नॉन के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 स्टेजेस प्रोवाइड की हैं, 3 प्रोडक्ट कैटेगरी की स्टेजेस दी हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्या है वो स्टेजेस। बर्नॉन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है: न्यू प्रोडक्ट, मैच्योर प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है एक न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है। फर्स्ट फेज है न्यू प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उस टाइम पे प्रोडक्ट एकदम न्यू होती है, न्यूली इनोवेट की जाती है। लोगों में उस प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही कम नॉलेज होती है, जानकारी कम होती है। इसीलिए प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? एट फर्स्ट अपनी होम कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जहाँ पर प्रोडक्ट को इनोवेट किया गया है। तो 1960s में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वहाँ पे ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम इनोवेट किया जाता था। तो इसीलिए क्या होता है कि US से अगर आप एग्जांपल ले लो कि US अपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो क्या करेगी? अपनी डोमेस्टिक मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगी और इस स्टेज पे बहुत सारी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी एक्सपेंसेस इस स्टेज पे की जाती है और न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का भी खर्च होता है, मार्केट टेस्टिंग की जाती है, इसलिए स्टेज में हाई एक्सपेंडिचर होते हैं। प्रोडक्ट न्यू होती है, इसीलिए क्या होता है कि कंपनी को अपने कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ बायर्स का रिएक्शन जो होता है उसको भी स्ट्रांगली ऑब्जर्व करना होता है। सेल्स भी लो होता है इस टाइम पे और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ट्रबल्स भी फेस करने पड़ते हैं, लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत ही कम प्रॉफिट होती है या फिर लॉसेस होती है और इस टाइम पे कॉम्पिटिटर्स भी लो होते हैं या फिर नेग्लिजिबल होते हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होती है? जो न्यू प्रोडक्ट रहती है वो क्या होती है? स्टेज में प्रोडक्ट वेल नोन प्रोडक्ट बन जाती है, कस्टमर्स भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली जो कंपनी होती है उसकी कॉम्पिटेंसी अब इंक्रीज़ कर जाती है, बिजनेस ग्रो करती है, फर्म भी न्यू फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने लगते हैं। प्रोडक्ट की डिमांड भी होम कंट्री से अब इंटरनेशनल मार्केट की ओर बढ़ने लगती है। तो इस टाइम पे क्या होता है? बहुत सारे कंपटीटर्स की एंट्री हो चुकी होती है, इसीलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है? अपने टारगेट को, अपने कस्टमर्स को फोकस में रखना पड़ता है। प्रोडक्ट की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। मैच्योरिटी स्टेज पे आकर
सिर्फ कंपनी अपनी कंट्री तक ही सीमित नहीं रहती, अपनी कंट्री के मार्केट तक ही वो लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि स्टेज में आकर वो होम कंट्री के अलावा भी वो दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करती है। बट वो अपनी ही जैसी अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, इनोवेट किया जा रहा है, तो वो सेम कंडीशंस वाली दूसरी डेवलप्ड कंट्री की मार्केट को देखती है। क्यों ऐसा किया जाता है कि डेवलप्ड कंट्री वाली दूसरी डेवलप्ड कंट्री में ही अपनी एक्सपोर्टेशन करेगी? बिकॉज उनकी जो कस्टमर्स नीड थी और जो दूसरी डेवलप कंट्रीज़ की कस्टमर की नीड थी वो सेम होती है, और टेस्ट प्रेफरेंसेस सेम होते हैं, पर कैपिटा इनकम सेम होती है। इसीलिए क्या होता है कि वो अच्छी तरह से सेम डेवलप्ड दूसरी जो डेवलप्ड कंट्री है इंटरनेशनल मार्केट की, उसकी नीड को भी फुलफ़िल कर पाएगी। इसीलिए वो इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करती है फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ के मार्केट के लिए। तो ये थी मैच्योरिटी स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए अब ये लिमिटेड नहीं रहती, वो क्या होता है ओवरऑल सभी के लिए होती है, फॉर डेवलपिंग कंट्री एंड फॉर डेवलप्ड कंट्री, दोनों के लिए ही ये अवेलेबल होती है प्रोडक्ट। इस पॉइंट पे आकर क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्री में अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो जाती है और स्टेज में प्रोडक्ट की मार्केट कम्प्लीटली स्टेबलाइज हो जाती है। प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से कॉस्ट भी कम लगता है, सेल्स भी पीक पर होने लगती है और धीरे धीरे ये सैचुरेशन की तरफ जाने लगती है। प्रोडक्ट क्या होता है सिर्फ डेवलप्ड कंट्री में ही सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं की जाती, बल्कि इसको डेवलपिंग कंट्री में भी सेम तरीके से भेजा जाता है। एक्सपोर्टेशन में क्या होता है यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तो ये तो थी बर्नॉन के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस, और इसी के बेसिस पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो चलिए एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे 4 स्टेजेस क्या क्या हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही मतलब दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, टीवी, सेल फोन्स, ये सारे प्रोडक्ट में कुछ जनरल एग्जाम्पल है इसके। साथ में कार्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इन 3 फेज साइकिल को फेस करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो 4 स्टेजेस हैं इसी के बेसिस पे वो हम देखते हैं। तो क्या है फर्स्ट स्टेज? इंट्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेज क्या है? इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। और ये सेल्स को शो कर रहा है और नेक्स्ट ये टाइम को शो कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये चारों स्टेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको एक बार ज़रूर अच्छी तरह से देखिएगा, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। फर्स्ट स्टेज क्या है? इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, सेल्स जो रहती है वो बहुत ही लो रहती है और ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी, बट अभी क्या होती है सेल्स वॉल्यूम लो रहती है। डिमांड क्या होता है, डिमांड को क्रिएट करना पड़ता है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही हाई रहता है, पर यूनिट के बेसिस पे अगर देखा जाए ये वेरी हाई रहता है। प्रॉफिट क्या रहता है, इसी स्टेज पे इंट्रोडक्शन के स्टेज पे प्रॉफिट ज़ीरो होता है, नो प्रॉफिट होता है या फिर नेग्लिजिबल प्रॉफिट होता है। कॉम्पिटिटर्स कैसे होते हैं, लिटिल कंपटीशन होती है या फिर नो कंपटीशन होती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज है। कस्टमर्स कौन होते हैं, इंट्रोडक्शन वाले स्टेज में प्रोडक्ट के कस्टमर्स इनोवेटर्स होते हैं, जो इनोवेशन पसंद करते हैं वहीं इसे एक्सेप्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, जो इंट्रोडक्शन वाली स्टेज होती है सिर्फ होम कंट्री में ही अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केट को लॉन्च किया जाता है और वो सिर्फ इनोवेटिंग कंट्रीज़ में ही लॉन्च की जाती है। चलिए ये हो गया इंट्रोडक्शन स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, सेल्स जो रहता है वो रैपिडली इंक्रीज़ करने लगता है, डिमांड भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस होने लगता है क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट भी धीरे धीरे राइज करने लगती है, बढ़ने लगती है और कॉम्पिटिटर्स भी ग्रो करने लगते हैं। जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज़ होती है दूसरे प्रोडक्ट्स भी सिमिलर इन नेचर मार्केट में आने लगते हैं। कस्टमर्स क्या होते हैं, इस स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज पे कस्टमर्स अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी पोजीशन क्या होती है,
तो इसे दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्टिंग इसकी की जाने लगती है। मतलब पहले क्या था, पहले था इंट्रोडक्शन स्टेट में सिर्फ इनोवेटिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्री जो इनोवेट कर रही है, जो इसे बना रही है, होम कंट्री में इसे लॉन्च किया जाता था। अब इसकी एक्सपोर्टेशन ग्रोथ स्टेज में आकर दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी की जाने लगती है। नेक्स्ट क्या है, मैच्योरिटी स्टेज। सेल्स क्या होता है, सेल्स वॉल्यूम पीक पर होता है। डिमांड क्या होता है, डिमांड भी ये पीक पर होता है। यहाँ पे स्पेलिंग पीक पोजीशन पे होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, लो कॉस्ट पर यूनिट होती है। प्रॉफिट भी हाई प्रॉफिट होती है इस फेज़ पे। मैच्योरिटी स्टेज पे हाई प्रॉफिट होती है। कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आने लगते हैं। कस्टमर्स कौन होते हैं इसमें, मिडिल मैच्योरिटी वाले कस्टमर्स इसके होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कैसे इसकी पोजीशन होती है, तो अब सिर्फ ये डेवलप कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं है, अब इसकी एक्सपोर्टेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी की जाने लगती है। और लास्ट स्टेज क्या है, डेक्लाइन स्टेज। डेक्लाइन स्टेज पे क्या होता है, सेल्स जो रहते हैं वो डेक्लाइन स्टेज के नाम से ही पता चल रहा है, धीरे धीरे सेल्स डिक्लाइन करने लगते हैं। डिमांड भी डिक्लाइन होने लगती है, क्योंकि अब इसकी जगह पे और भी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स आने लगती हैं मार्केट में, तो इसकी जो डिमांड भी घट जाती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होती है, लो कॉस्ट पर यूनिट होती है। प्रॉफिट भी डिक्लाइनिंग होती है। कॉम्पिटिटर्स भी लो होने लगते हैं, क्योंकि अब कॉम्पिटिटर्स दूसरी प्रोडक्ट्स की ओर ध्यान लेने लगते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू इनोवेशंस करने लगते हैं। कस्टमर्स कौन होते हैं इसमें, लैगर्ड्स। और इंटरनेशनल मार्केट पे क्या होता है, कंपटीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज अराइजेस। डेवलपिंग कंट्री में भी अब कंपटीशन अराइज करने लगी है, और कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं, वो भी दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स अपने कुछ और न्यू इनोवेशंस के साथ, कुछ न्यू एडिशन के साथ बनाने लगते हैं, और वो उसे अपनी एक्सपोर्टेशन इंटरनेशनल मार्केट में करने लगते हैं। तो क्या होता है, जो पुरानी प्रोडक्ट है वो अब डिक्लाइन हो जाती है। तो ये थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। आपको आई होप ये क्लास पसंद आई होगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और दूसरी क्लासेस की लिंक भी मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।